Bismillahirrahmanirrahim. Songs of Innocence and Experience. This book is written by William Blake. William Blake was born in 1757 and he died in 1827. He was born in London. Especially he described the life of London. He criticizes the life of London. He elaborated the life of London, at the same time the life of English people. England was the topic or London was the topic. By these two topics, by these two areas, he elaborated a lot of truths. Well, first of all, if we discuss about his childhood, he entered in the school. He entered the school and on the age of 10 years old. And when he was 12 years old, he started to write the serious poems. And when he was in 14 years, his poem became famous. And he was a known young poet, maybe you can say, at the age of 14. If we talk about his early childhood, बचपन की बात करें तो शुरू में हमें पता चलता है कि विजनरी कैरेक्टर है, इतना विजनरी है, ड्रीमी है, विजनरी है, ऐसे ऐसे ज़हन के अंदर ख्याल देखता है कि उसके क्लासमेट्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं. ही इज द बट ऑफ रेडिक्यूल. एंड आफ्टर दिस मनी टाइम्स कई इंसिडेंट हुए हैं. सपोज एक दफ़ा बात कराया है तो आकर घर बता रहा है कि आई हैव सीन द एंजल्स ऑन अ ट्री पर सारे एंजल्स थे, आई हैव सीन देम, मैंने देखा है. फिर वो बता रहा है कि मैं अपने कॉलेज की, मैं अपने स्कूल के स्टेप्स पर देख रहा हूँ कि हॉली क्राइस्ट और उसके साथ जो असाबा हैं वो साथ उसके जा रहे हैं, आई एम वाचिंग देम, मैंने देखा है. फिर एक और प्रॉफ को ट्री के नीचे बैठे हुए देखा है. समटाइम उसका फादर या फैमिली में उसे चुप करा देते थे, समटाइम वो उसे मार भी पड़ने के खदशात हो जाते थे जब वो इस तरह की बातें करता था. बट वी कम टू नो दैट ही वाज विजनरी. जब वो 4 साल का था उस वक्त वो विजन देखा करता था, उसके बाद भी वो विजन देख रहा है मुख्तलिफ किस्म के. विजनरी है. जब पोएम्स लिखना स्टार्ट की तो उस वक्त पोएम्स के अंदर तमाम वो चाइल्डिश विजनरी एटीट्यूड रहा है. वैसे विजनरी एटीट्यूड तो उसकी थ्रू आउट पोएम्स के अंदर है, लेकिन पहले हिस्से में जो पोएम्स हैं उसके अंदर विजनरी होने के नाते समथिंग इनोसेंस इज आल्सो प्रेजेंट होते हैं. जैसा कि एक हैप्पी हेल्दी चाइल्ड का ड्रीम क्या हो सकता है कि सोने के बने हुए मकान हों, चांदी के पेवमेंट्स हों, जवाहरात से बने हुए दरवाजे हों. ये एक विजनरी पर्सन का काम है और ये बिल्कुल इनोसेंस का एक इनोसेंट एक ड्रीम है, उसका ख्याल है उसका. तो ये चाइल्डिश भी है एट द सेम टाइम. तो हम कह सकते हैं ये हैप्पी हेल्दी चाइल्ड का एक ड्रीम हो सकता है. सेटअप ऑफ आइडियाज बरोबर है. हम इसे डिस्कस करेंगे कि उसके पहले हिस्से की पोएम्स कैसी हैं और बाद वाले हिस्से की पोएम्स कैसी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट व्हाट द क्वालिटीज ही बेयर. कौन कौन सी क्वालिटीज वो बेयर करता था. एक्चुअली ही वाज आल्सो अ पेंटर. बिकॉज ही वाज अ पेंटर ही वाज विजनरी. ही वाज विजनरी सो ही वाज पेंटर. दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि पेंटर एक तो उसको शूट करता था. ही वाज अ पेंटर आल्सो. दिलचस्प बात यह है कि बुक्स कभी भी पब्लिशर के पास पब्लिश नहीं कराता था. बुक कंप्लीट की लिखी खुद ही उसकी प्रिंट करता था, उसको प्रिंट करता था, उसके पेज बनाता था, प्रिंटिंग पेज बनाता था घर के अंदर ही बड़े ही देसी तरीके के साथ. आफ्टर दिस वो उसका कवर बनाता खूबसूरत सा, उसको जिल्द कर देता और कवरिंग पेज देने के बाद वो खुद चला जाता शॉप्स पर और कहता ये बुक है तो आप रखें. तो बुक्स रखवा देता. बस बुक जब खत्म हो जाती थी फिर उसे घर से उठाकर फिर बुक्स दे देता और फिर दूसरी किताबों के अंदर मसरूफ रहता, उसे लिखता रहता. दैट वाज अ गुड थिंग. वो जैसे कि वो सेल्फ मेड दूसरे मतलब कार्य अपना रखा है. एक्चुअली दीज एटीट्यूड्स आल्सो सपोर्ट द आइडिया दैट ही वाज स्पिरिचुअल मास्टर. स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है. जैसे हमारे यहाँ स्पिरिचुअल सेंट्स होते हैं तो दे आर डूइंग देयर वर्क बाय ओन, या उनके मोस्टली जो काम कर रहे होते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, जो उनका प्रोफेशन होता है उसमें खास किस्म की स्पिरिचुअल रिदम होती है. देयर इज आल्सो सेम केस. ज़्यादा मामला ज़्यादा मैटर्स को डील नहीं करते स्पिरिचुअल पीपल.
वो अपनी मन की दुनिया में अटैच रहते हैं, क्योंकि इसीलिए इस तरह की चीजें होना ला वाला ये जरूरी है, ऐसा ही होता है। ही वॉज पब्लिशर ऑफ हिज बुक्स ऑन एट द सेम टाइम ही वॉज इनग्रेवर। इनग्रेवर का ये मोनूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, ये जो आइडल्स बुत वगैरह बनते हैं, वो इनग्रेव कर रहा था, कुछ तख्तियां इनग्रेव करके लिखता था, ये भी उसका शौक था। तो इस मामले में उसने बहुत सारी लर्निंग हुई, कुछ फिलोसफिकल मोनूमेंट्स थे जो इसने बनाए थे, और वहां से उसकी लर्निंग काफी सारे उसके इम्पैक्ट उसकी सारी पोएट्री में मिलते हैं। यू नो दैट ही वाज अ पोएट, इसको बताने रेट करने की जरूरत नहीं है, फर्दर आके इसको डिस्कस करते हैं। ही वाज अ पोएट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेयर फ्रॉम विल स्टार्ट, ही वाज अ स्पिरिचुअल मास्टर। आफ्टर Chaucer, Shakespeare, Milton and Spenser, he was the greatest writer of English poetry of these people. And he was spiritual master. When we will say that he was a spiritual master, it means that he will not take any sport या किसी की दायरे के अंदर नहीं आएगा। वो उसकी स्पिरिट, उसका ज्ञान, उसका अपना जो मन है, वो जो कुछ कहेगा वो उसके बारे में बात कर देगा, वेदर वो बात क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हो या उसके साथ हो जाए, वो बात सोशल नॉर्म से टकरा जाए या ना टकराए, वो बात तवायफों के फेवर में चली जाए, नॉट अ मैटर। एक्चुअली ही विल डिस्कस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और बाद में उसका प्रॉपर कोई प्यूपल तो नहीं था, कोई स्टूडेंट तो नहीं नजर आता सामने विलियम ब्लेक का, मगर अ लॉट ऑफ न्यूमरस काउंटलेस पीपल आर द स्टूडेंट ऑफ विलियम ब्लेक owing to his spiritual discussion, spiritual philosophy. Actually, he don't believe on the physical appearance. He don't believe the philosophy of appearance. Actually, he has shown the contrast between the appearance philosophy and the spiritual philosophy as well. ये एक अहम बात है कि उसने स्पिरिचुअल फिलॉसफी डिस्कस की है, ना सिर्फ स्पिरिचुअल फिलॉसफी को डिस्कस करता है, स्पिरिचुअल ट्रूथ सामने लाता है, बल्कि अपीयरेंस रियलिटी के साथ उसके कंट्रास्ट हो जाते हैं, कोलिजन हो जाता है, एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। क्लियर? इन वन बाय आई विल से सिंपली, यहाँ से आपको सारी बात समझ आ जाएगी। वो बात ये है कि 30 ईयर्स की एज तक, देयर अबाउट 30 ईयर्स की एज में उसने जो पोएट्री की है, दैट इज अ इनोसेंट पोएट्री। उससे बिल्कुल सिंपल पोएट्री, उसके अंदर खुशी की बात, उसके अंदर खूबसूरती की बात है। बात कर तो ऐसा लगता है कि वो इतनी सिंपल पोएम्स हैं, लगता है कि छोटे बच्चों के लिए ये पोएम्स लिखी गई है, इतनी खूबसूरत छोटी छोटी पोएम्स। और आफ्टर 30 ईयर्स के बाद एक दोस्त से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ व्हाट ही हैज डन इन हिज पोएट्री, दैट इज नॉट द ट्रूथ। ये सच नहीं है, बट एक्चुअल रियलिटी इज समथिंग एल्स। रियलिटी कुछ और है। देन वो टॉपिक जिनके ऊपर विलियम ब्लेक पहले से लिख चुका था, विलियम ब्लेक ने दोबारा उसके ऊपर दोबारा से सही की, दोबारा से उसकी कोशिश की, और फिर उसके दूसरे एस्पेक्ट सामने लेकर आया। पहला एस्पेक्ट तो वो इनोसेंट एस्पेक्ट देकर गया था, अब वो दूसरा एस्पेक्ट लेकर आया कि किस तरह से दुनिया के अंदर वैशन मौजूद है, दुनिया के अंदर करप्शन मौजूद है, दुनिया के अंदर ऑपरेशन मौजूद है, जुल्म मौजूद है। एट द सेम टाइम कई एंगल्स में हम उसकी पोएट्री को देख सकते हैं। एक्चुअली सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट रिप्रेजेंट करते हैं समथिंग माइल्ड, समथिंग पोलाइट, कोई चीज सिंपल, पोलाइट और माइल्ड, कुछ शायस्ता सी चीज जिसके अंदर अच्छाई का पहलू हो। सिर्फ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये है कि वो जुल्म, वो सितम जो आंख से ओझल हैं तो दुनिया में हो रहे हैं, उनके बारे में गुफ्तगू। लेकिन मजा ये है कि एट द सेम टाइम अगर उसने कहा है कि हॉली थर्सडे, एक त्यौहार का नाम लिया और उसके ऊपर पोएम लिख दी हॉली थर्सडे, जिसके अंदर उसने बताया है कि देखिए तमाम यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और यहाँ पर वो डिवाइन गीत गा रहे हैं, उनका गीत बहुत अच्छा है और सुनने को बड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों को चाहिए जो यहाँ बैठे हुए हैं वो लाजमी तौर पर इन बच्चों के लिए चैरिटी दें। अगर वो चैरिटी नहीं देंगे तो रहमत का फरिश्ता उनके दरवाजे से चला जाएगा खाली। क्लियर? ये था सॉन्ग फ्रॉम इनोसेंस।
सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का। एट द सेम टाइम फिर दोबारा उसे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आकर फिर लिखा हॉली थर्सडे, फिर दोबारा पोएम लिखी यहीं। उसके अंदर उसने कहा अगर लंदन के अंदर ये एक चर्च से मुतलका चैरिटी लेने वाला एक इदारा बैठा हुआ है जिसके अंदर बच्चे हैं, तो मैं हैरान हो रहा हूं कि एक लंदन और फिर लंदन के अंदर चैरिटी चर्च, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। मीन के ये चैरिटी चर्च कहां से आ गया है, जबकि लंदन तो सारा अमीर है, तो ये गरीब कहां से आ गए, कौन है? डीप फिलॉसफी में उसने बात ये की है कि इन्हीं अमीरों ने ही बच्चों को गरीब, कुछ लोगों को गरीब रखा हुआ है ताकि जहां पर वो चैरिटी देकर अपने आप को सेटिस्फाई कर सके और फेम हासिल कर सकें और लोगों से कहलवा सके कि दे आर द गुड पीपल, चैरिटेबल पीपल। बात फॉलो की? तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर उसने सिर्फ ब्यूटी दिखाई है, पोलाइटनेस दिखाई है, सिंपल बॉय था। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर आकर उसने क्या किया, उसने ओरिजिनल असल चेहरा दिखाया है, उसने कुछ स्पेशल ट्रूथ बताया है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और इनोसेंस का आपस में एक ट्रायंगल है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जब पढ़ते हैं, मैंने पहले कहा है कि आपको पोलाइट और सिंपल पोएम्स लगती हैं। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जब जाते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म नजर आती है, कुछ रियलिटी नजर आती है और तमाम तर वहशत ब्रूटलिटी सामने आ जाती है। लेकिन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को जब आप पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद दोबारा आप आकर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को पढ़ते हैं, तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस भी वो पोलाइट और सिंपल सॉन्ग्स नहीं रहते। इनके अंदर फिर आपको नजर आता है कि देयर इज समथिंग आयरनिकल इज ओवर देयर, मे बी सम सीड्स ऑफ आयरनी आर ओवर देयर। ये पोएम्स भी सिंपल पोएम्स नहीं है, बल्कि इनके अंदर आयरनी मौजूद है, कोई स्टायर मौजूद है, समथिंग एल्स, कोई और आंसर, इसके अंदर कोई और बात मौजूद है। ये डिस्कशन क्लियर? लेट्स सी, आइए। Now open your book and there is a first poem in Songs of Innocence. पोएम्स को दो तरीकों से, इस एक तरीके पोएम को पढ़ने का तरीकाकार हमारा ये होगा कि एक पोएम पढ़ेंगे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में से, फिर उसकी कंट्रेरी जो पोएम होगी वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से पढ़ेंगे। एवरीडे दो पोएम्स हम पढ़ेंगे ताकि हमें वाज़ेह पता चल जाए कि 30 ईयर्स तक वो क्या लिखता रहा है, 30 ईयर्स के बाद क्या सामने चीज़ें आई हैं और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में वो किस तरह बदल गया है। Now today we will read the two poems, one from the Songs of Innocence and that is Lamb. इसकी कंट्रेरी पोएम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर टाइगर। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में द लैम्ब और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में टाइगर।